हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिफाली गिद्धरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें रिटर्न फाइलिंग के लिए किस किस तरह की डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। एक ऑफलाइन रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी है जो गवर्नमेंट ने अभी अवेलेबल कराई है, ऑल्दो साथ में लिखा है कि उसका एक जावा वर्जन भी आएगा। तो जावा में होगा क्या कि आप इस फॉर्मेट में जो डेटा एंटर करेंगे वो जावा वर्जन के थ्रू यानी कि जावा यूटिलिटी के थ्रू आप उसको अपलोड कर पाएंगे डिपार्टमेंट की साइट पे यानी कि GSTN पे। एटलीस्ट इस यूटिलिटी से हमें ये पता चल जाए कि हमें कौन कौन सा डेटा कहाँ कहाँ पे फिल करना है, क्योंकि अभी तक जो आप फॉर्मेट रिटर्न का देखते हैं वो सिर्फ फॉर्मेट है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एक्चुअल में वो किस तरीके से वर्क करेंगी वो हमें इस यूटिलिटी के थ्रू ही पता चलेगा। और होपफुली रिटर्न फाइल करने से कुछ टाइम पहले आपका जावा वर्जन भी अवेलेबल हो जाएगा, ऑल्दो अभी तक वो वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। तो जावा वर्जन सिर्फ एक कनेक्टर का काम करेगा कि वो इस डेटा को एक दूसरे लैंग्वेज में HTML या जो भी कुछ एक्सेप्टेबल होगा GSTN पे उसमें कन्वर्ट करके उसको अपलोड करने में हेल्प करेगा। तो आज हम देखते हैं कि इस रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी में किस तरीके से हम लोग रिटर्न बनाएंगे और एटलीस्ट हमें ये तो पता चल जाएगा कि मुझे अभी अपना डेटा किस फॉर्मेट में मेंटेन करना है, ताकि जब मेरा फाइलिंग का टाइम आए तो सिर्फ मैं कॉपी पेस्ट करूँ या उसको CSV फाइल को इंपोर्ट करूँ अपने जावा वर्जन में और सीधा अपनी रिटर्न फाइल कर लूँ। तो जो लोग किसी कंसल्टेंट की हेल्प नहीं ले रहे हैं या जो कोई सॉफ्टवेयर भी परचेज अभी नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यूटिलिटी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपने सॉफ्टवेयर परचेज भी कर लिया है तो भी आप इस यूटिलिटी को थोड़ा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो शुरू में टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं फिर वो आपको थोड़ी कम होंगी। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया है जिसका आउटपुट आप सीधा अपलोड करने की सोच रहे हो, तो आप उसका जो करंट आउटपुट आ रहा है उसको इस यूटिलिटी से एक बार मैच भी कर सकते हो कि दोनों में कोई डिसिमिलैरिटी तो नहीं है। तो उसके लिए भी आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। तो एक बार हम इस यूटिलिटी के स्क्रीन पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें अवेलेबल कराया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि उस यूटिलिटी में हमें क्या क्या अवेलेबल कराया है गवर्नमेंट ने। इसको डाउनलोड कैसे करना है, वैसे ये अवेलेबल है और आपको हम भी अवेलेबल करा देंगे, हमारे पास अवेलेबल है ये। लेकिन ये gst.gov.in जो गवर्नमेंट की साइट है वहाँ पे भी अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको B2B इन्वॉइसेस अपलोड करने हैं। B2B इन्वॉइसेस में मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं वो एग्जैक्ट टेबल है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट आएगी। सबसे पहले मुझे GSTIN देने हैं रिसिपिएंट के, क्योंकि ये B2B सप्लाई है, यानी कि आपके रिसिपिएंट का GSTIN या फिर UIN हमेशा आपके पास होगा। तो ये भी आप ध्यान रखिए, फिर जिनको आप सेल कर रहे हैं अगर आपको उनको क्रेडिट पास ऑन करने की रिक्वायरमेंट है तो उनका GSTIN आपके पास होना चाहिए सबसे पहले एज ए सप्लायर। और ये रिटर्न फाइल कौन कर रहा है, GSTR 1 है तो ये सप्लायर फाइल कर रहा है। तो सबसे पहले आपको उनका GSTIN लिखना है यहाँ पे। देन इनवॉइस का नंबर, तो इनवॉइस के नंबर में आप देखोगे कुछ की सीरीज कम है कुछ की ज़्यादा है, वो उन्होंने हर टाइप की सीरीज को बनाने की कोशिश की है एक्चुअली। तो आपको अप टू 16 डिजिट आप डिफरेंट सीरीज मेंटेन कर सकते हैं इनवॉइसेस की। अप टू 16 डिजिट मतलब 16 डिजिट मैक्सिमम है, तो उससे कम की भी आप इनवॉइस की सीक्वेंस बना सकते हो और आप डिफरेंट सीक्वेंस भी मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट जो मुझे चाहिए वो मेरी इनवॉइस की डेट चाहिए। इसके बाद आपको इनवॉइस की वैल्यू चाहिए। देन प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई में यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में इंडिया के सारे स्टेट कोड के साथ दिए गए हैं। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन से वाला स्टेट आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई, ये आपको बहुत ही केयरफुली चूज करना है। जो आपके इनवॉइस में भी, वैसे इनवॉइस के फॉर्मेट में भी आपको प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करना ही है। तो अगर वहाँ पे आपने सही मेंशन किया हुआ तो आप वहीं से उसे उठा सकते हैं। आपका जो सॉफ्टवेयर है अगर आपने वहाँ पे सही अकाउंटिंग की हुई है तो आप ध्यान रखिए, यानी कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं जो GST एनेबल्ड है, तो वहाँ पे जब आपकी एंट्री हो रही है उस एंट्री के अंदर ही प्लेस ऑफ सप्लाई भी मेंशन होना चाहिए। क्योंकि जब आप उसको एक्सपोर्ट करोगे अगर आपने एंट्री में प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन नहीं किया हुआ तो आपके MIS में कैसे आएगा, तो रिपोर्ट में भी तभी आएगा जो वो एंट्री का पार्ट भी होगा। तो वहाँ पे भी आपके पास प्लेस ऑफ सप्लाई का ऑप्शन होना चाहिए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसे आप ड्रॉप डाउन से चूज कर सकते हैं अगर आप मैनुअल एंट्री कर रहे हैं तो। रिवर्स चार्ज, अब वो रिवर्स चार्ज उस पर एप्लीकेबल है कि नहीं। एज अ सप्लायर आप रिटर्न तब फाइल कर रहे होंगे जब आप रजिस्टर्ड हैं। तो अगर इस यूटिलिटी में रिवर्स चार्ज लिखा है तो इसका मतलब ये 93 वाला रिवर्स चार्ज है, यानी कि वो रिवर्स चार्ज जो मुझे रजिस्टर्ड से भी परचेज करने पे लगता है। तो यहाँ पे इसको बताने से फ़ायदा क्या है, आप जब इस रिवर्स चार्ज पे येस करोगे तो येस करने का मतलब होगा कि जो इसकी टैक्स लाइबिलिटी है वो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड नहीं होगी, बल्कि वो जो रिसिपिएंट है उसकी टैक्स लाइबिलिटी में जाके ऐड हो जाएगी। क्योंकि रिवर्स चार्ज में जो सप्लाई होती है उसका टैक्स रिसिपिएंट को पे करना होता है। अगर आप नो करोगे तो यानी कि वो आपकी ही आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड होगी। तो केयरफुली हमें इसमें देखना है जो रिवर्स चार्ज में कवर्ड है मुझे उन पे येस करना है, ताकि उनका टैक्स मुझ पे नहीं आए और उसका टैक्स मेरे रिसिपिएंट को पे करना हो। देन आपका इनवॉइस का टाइप क्या है, इनवॉइस टाइप में आप देखेंगे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें रेगुलर दिया है, यानी कि मेरा नॉर्मल इनवॉइस।
उसके अलावा उनके SCZ सप्लाई विद पेमेंट, SCZ सप्लाई विदाउट पेमेंट एंड डीम्ड एक्सपोर्ट। नाउ व्हाट इज SCZ सप्लाई विद पेमेंट एंड विदाउट पेमेंट? SCZ सप्लाई विद पेमेंट, जैसा आपको पता है कि SCZ सप्लाई को भी जीरो रेटेड में कवर किया गया है, यानी कि जब आप SCZ को कोई सप्लाई करोगे तो आप जो जीरो रेटेड वाले दो ऑप्शन है जो सेक्शन 16 में दिए गए हैं IGST एक्ट के, कि आप टैक्स पे करके और उसका रिफंड ले सकते हो, या फिर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड एंड श्योरिटी भी उनको सप्लाई कर सकते हो। तो उनमें से दोनों ऑप्शन ये उसी के लिए दिए गए हैं। और अगर आपका डीम्ड एक्सपोर्ट है तो आप डीम्ड एक्सपोर्ट चूज करोगे। ऑल्दो डीम्ड एक्सपोर्ट में अभी कुछ नोटिफाई नहीं हुआ है, जो चीज़ें डीम्ड एक्सपोर्ट में लेकिन नोटिफाई की जाएंगी वहाँ पे अगर आपका इनवॉइस फॉल करता है तो आप वो वाला ऑप्शन चूज करोगे यहाँ पे। तो इन चारों में से जो भी आपके इनवॉइस का टाइप है वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। देन ई-कॉमर्स GSTIN, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई-कॉमर्स GSTIN और ये कॉलम क्यों है? अगर आपने कुछ गुड्स ई-कॉमर्स पोर्टल के थ्रू सप्लाई किए हैं तो यहाँ पे आप ई-कॉमर्स GSTIN में उस ई-कॉमर्स का भी GSTIN लिखेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका ई-कॉमर्स ऑपरेटर अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो अपनी रिटर्न में आपका GSTIN वो भी शो करेगा, क्योंकि आपका वो TCS डिडक्ट करके डिपॉजिट कराएंगे। तो उस केस में वो यहाँ से मैच किया जा सकता है इजीली। और कुछ केसेस में हो भी सकता है कि अपने ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दो किया सेल, लेकिन उसको TCS नहीं काटना क्योंकि वो आपके बिहाफ पे करेक्शन नहीं कर रहा था, तो उस केस में गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, मतलब कम से कम एक काइंड ऑफ रिपोर्टिंग उनके पास रहेगी। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने आपको भी बोल दिया है कि आप भी अपने ई-कॉमर्स ऑपरेटर का GSTIN यहाँ पे दें। टैक्स रेट आपको चूज करनी है। टैक्स रेट जितनी भी हमारी बन सकती हैं 0, 2.25, 3, 5, 12, 18 एंड 28 सब यहाँ पे दी गई हैं, आप चूज कर सकते हैं। यानी कि आपकी अगर जीरो रेट वाली सप्लाई तो आपको जीरो भी है यहाँ पे, जीरो इज ऑल्सो ए टैक्स रेट। देन टैक्सेबल वैल्यू, और अगर कोई सेस आपके प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल होता है तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर मैं सबको देखूँ तो सबसे पहले आपको GSTIN, देन इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज में है कि नहीं, इनवॉइस टाइप ई-कॉमर्स के थ्रू है कि नहीं, और है तो उसका GSTIN नंबर, देन रेट, टैक्सेबल वैल्यू एंड सेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस रिटर्न का, तो वहाँ पे मुझे सारी डिटेल देनी है। तो आप सेम MIS अपने पास प्रिपेयर कर सकते हैं और अभी जो आपका डेटा है अगर आप चाहो तो उसको इसी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो करंटली भी, तो आपके लिए रिटर्न फाइलिंग बहुत ही आसान हो जाएगा। सेकेंड टैब है B2CL। B2CL मतलब जो बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर से यहाँ पे मेरा मतलब नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से। यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस का मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस का मतलब रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर बिजनेस भी है और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो B2C में आएगा। B2C लार्ज का मतलब है कि वो इंटरस्टेट सेल जहाँ पे वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा यानी कि 2.5 लाख और 2.5 लाख से कम वाले अलग हैं, और 2.5 लाख से ज्यादा वालों का मुझे इनवॉइस लेवल पे डिटेल देनी है। अब आप जब शीट को देखोगे तो आप नोटिस करोगे यहाँ से GSTIN का कॉलम गायब हो गया, राइट। तो उसका रीजन यही है, आप पीछे वाली शीट पे देखोगे तो यहाँ पे GSTIN का भी कॉलम था, लेकिन यहाँ से मेरा GSTIN का कॉलम चला गया क्योंकि ये B2C सप्लाई है, यानी कि नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को है। इनवॉइस डेट बिल्कुल सेम, फिर टोटल इनवॉइस की वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई मुझे यहाँ भी मेंशन करना है, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, टोटल सेस, और इसके बाद अगर आप ई-कॉमर्स सप्लायर के थ्रू किए तो वो मुझे यहाँ पे भी मेंशन करना है। B2CS यानी कि B2C स्मॉल इनवॉइसेस जो हैं, अब इसमें दो तरह के इनवॉइस बचे, इंटर स्टेट सारे वाले इनवॉइस और इंटर स्टेट 2.5 लाख और उससे कम वाले इनवॉइस। तो उसकी डिटेल मुझे इस पर्टिकुलर टैब के अंदर देनी है। यहाँ पे आप देखोगे टाइप लिखा है और टाइप के नीचे E&OE लिखा है। इस E&OE का मतलब क्या है? तो यानी कि ये मुझे क्या बताना है E&OE? तो ये मेरा है जहाँ पे आपने ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू किया, ये वही चीज़ है, मतलब सेम जो पीछे थी। पीछे उनका GSTIN भी मांगा था, अभी उनसे बस GSTIN नहीं मांगा इन्होंने। तो यहाँ पे भी आपको यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू है तो आपको E चूज करना है, अदरवाइज आपको OE चूज करना है। देन प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे मेंशन करना है, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, सेस अमाउंट एंड ई-कॉमर्स ऑपरेटर का GSTIN वो यहाँ पे भी मांग ही लिया उन्होंने। तो यानी कि अगर आपने ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया है तो आपको उसका GSTIN भी मेंशन करना होगा यहाँ पे। देन CDNR, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CDNR? इट्स क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड रिफंड वाउचर, यानी क्रेडिट, डेबिट नोट एंड रिफंड वाउचर। तो जितने भी आपने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू किए हैं वो सबके सब, तो नंबर ऑफ रिसिपिएंट, आपको रिसिपिएंट का GSTIN देना है यहाँ पे, या UIN अगर किसी का है तो। देन इनवॉइस या एडवांस रिसीट नंबर, आपको पता है कि एडवांस के टाइम पे मुझे एडवांस रिसीट इशू करनी है, तो वो मेरा यहाँ पे क्योंकि टैक्सीबिलिटी उसकी भी आ जाएगी। देन नोट, रिफंड या वाउचर का नंबर वो मुझे यहाँ पे देना है, यहाँ पे मुझे इनवॉइस का नंबर देना है। देन उसकी डेट, यानी कि यहाँ पे इनवॉइस का नंबर, उसकी डेट, और यहाँ पे जो आपका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है उसके नंबर एंड उसकी डेट।
डॉक्यूमेंट का टाइप मुझे बताना है। CDR 3 डॉक्यूमेंट टाइप हो सकते हैं, यानी कि डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड रिफंड वाउचर। देन रीजन क्या है उसको इशू करने का, ये बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत क्लैरिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने। रीजन में देखिए क्या क्या दिया गया है, सेल्स रिटर्न, पोस्ट सेल डिस्काउंट, डेफिशिएंसी इन सर्विस, करेक्शन है कोई इनवॉइस में, चेंज इन प्लेस ऑफ सप्लाई है, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट है। एक चीज आपको बहुत क्लियर हो गई कि इन सब केसेस में हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, तो वो सारी सिचुएशन यहाँ पे कवर्ड है, राइट। यानी कि आपकी करेक्शन भी है तो भी, तो जरूरी नहीं कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमेशा आपके अमाउंट वाली केसेस में कवर किए जाएं, कुछ और करेक्शन है तो उसके लिए भी आप इशू कर सकते हैं। देन प्लेस ऑफ सप्लाई मुझे यहाँ भी मेंशन करना है। देन रिफंड वाउचर की वैल्यू, डेबिट नोट क्रेडिट नोट या रिफंड वाउचर की वैल्यू, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, सेस और प्री जीएसटी। प्री जीएसटी यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, अगर आपने जीएसटी में आने से पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन लेने के और टैक्सेबिलिटी आने के बीच का जो टाइम है उसके लिए आप रिवाइज्ड इनवॉइस भी इशू करते हो विच इज इक्वलेंट टू डेबिट नोट। तो यानी कि आपको जो पुराना इनवॉइस है उसको आप रिप्लेस करोगे। पहले तो आपने टैक्स इनवॉइस एक्चुअली इशू ही नहीं किया होगा, तो आप जीएसटी वाला करोगे तो एक एडिशनल हो गया, तो वो रिवाइज इनवॉइस के लिए आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन CDNUR, व्हाट इज CDNUR, यानी कि जो मेरे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे देने हैं। तो अब यहाँ पे भी देखो कि GSTN गायब हो गया इसी के लिए। फिर आपका वाउचर का नंबर, डेट, उसका टाइप, देन आपने जो इशू किया है उसका नंबर एंड डेट, अब उसकी जो आपका रीजन है फाइल करने का वो, प्लेस ऑफ सप्लाई, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, सेस अमाउंट और प्री जीएसटी है कि नहीं वो सब आपको यहाँ पे फाइल करना है। एक्सपोर्ट्स की डिटेल आपको देनी है। ये सारे के सारे टैब्स हैं आपके एक्सपोर्ट की डिटेल्स के लिए, तो आप एक बार देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल WO पे और W पे, यानी कि विदाउट पेमेंट ऑफ IGST कर रहे हो या विद पेमेंट ऑफ IGST कर रहे हो। विद पेमेंट ऑफ IGST कर रहे हो तो कोई बात नहीं, विदाउट पेमेंट ऑफ IGST आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको बॉन्ड या LUT फाइल करना होगा, तो वो आपका यहीं से पता चल जाएगा गवर्नमेंट को। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, सिंपल है। पोर्ट कोड, यानी कि जहाँ से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो पोर्ट का कोड वो आपको लिखना है। शिपिंग बिल का नंबर लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप सर्विसेज की बात कर रहे हो यहाँ पे तो आपका ये नहीं होगा, मतलब पोर्ट कोड नहीं होगा, शिपिंग बिल का नंबर भी नहीं होगा, तो उस केस में ये सब मुझे फिल नहीं करना। ऑल्दो ज़्यादा अच्छा होता है कि वो सर्विसेज वाले भी कुछ इनवॉइस यहाँ पे क्लियरली दिखा देते हैं कि किस तरीके से शो करना है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स को बहुत दिक्कत है इसमें। पर स्टिल तो ये आपका शिपिंग बिल, रेट और टैक्सेबल वैल्यू, तो अगर ये सर्विसेज का है तो ये इतने आइटम्स यहाँ तक के 3 कॉलम, यानी कि पोर्ट कोड, शिपिंग बिल एंड शिपिंग बिल डेट, नंबर एंड डेट, ये कॉलम्स यहाँ पे हमारे यूज नहीं होंगे। सिर्फ टैक्स इनवॉइस और टैक्स डेट और अमाउंट से मेरा काम चल जाएगा। देन 80 मतलब एडवांस पे जो मेरी टैक्सेबिलिटी आई है वो आपको यहाँ पे दिखाना है। तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई, रेट, कितना आपने रिसीव किया, कितना उस पर आपका सेस का अमाउंट लगा, ग्रॉस एडवांस जो आपका रिसीव हुआ है तो वो। देन इसका जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट मुझे यहाँ पे दिखाना है, यानी कि यहाँ से आप उसको एडजस्टमेंट दिखा सकते हो इसमें कितना मैंने एडजस्ट किया है। देन एग्जेम्प्टेड, आपको पता है एग्जेम्प्टेड, रिलेटेड एंड नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई भी मुझे दिखानी है, तो वो इन्होंने यहाँ पे अलग से टैब बनाया है इसके लिए। सो इंटरस्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई, टू रजिस्टर, टू अनरजिस्टर्ड, ये 4 उसको हिस्सों में बांटा है। इंटरस्टेट टू रजिस्टर, इंटरस्टेट टू रजिस्टर, देन इंटरस्टेट टू अनरजिस्टर्ड एंड इंटरस्टेट टू अनरजिस्टर्ड, तो ये चारों के चारों उन्होंने दिखाए हैं यहाँ पे। रिलेटेड, एग्जेम्प्टेड एंड नॉन GST सप्लाई, उनकी ऐसे मुझे समरी देनी है, सिंपल समरी है वैसे। देन HSN कोड वाइज मुझे डिटेल देनी है अपने प्रोडक्ट्स की। ऑल्दो गवर्नमेंट ने बोला है कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर पे ही आपको HSN कोड मेंशन करना है, बट दुख की बात है कि रिटर्न में अभी तक ऐसा कुछ लिखा नहीं है, और रिटर्न में उन्होंने सभी HSN कोड वाइज अपनी वैल्यू यहाँ पे लिखने के लिए बोला है। तो ये हो सकता है फाइनल रिटर्न के टाइम पे शायद गवर्नमेंट उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लेके आए, वरना अगर नहीं लेके आती तो आपको HSN कोड वाइज भी डिटेल अपने प्रोडक्ट्स की देनी होगी। देन नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, GST में आपको पता है कि आपको सीक्वेंशली डॉक्यूमेंट को नंबर करना है, और आप अगर कुछ स्कोर आउट करते हो या कैंसिल करते हो तो उसकी भी एक बुक होना चाहिए, वो चीज़ GST के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स पे भी एक चेक लगा के रखा है। तो आप अपनी जो आपने डिफरेंट इन्वॉइसेस की बुक्स बनाई हुई है उनके आपने कितने इन्वॉइसेस इशू किए इस बार, किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर तक के आपने इशू कर लिए, वो आपको देना है। साथ में टोटल नंबर आपको देना है। अगर कोई इसमें से कैंसिल है तो कैंसिल भी आप यहीं पे दे देंगे। तो आपको कभी इनवॉइस बनाते हुए काट देते हैं आप या खराब हो जाता है तो वो नंबर आपको यहीं पे देना है। तो आप समझ सकते हो कि आपने जो बिल बुक छपा के रखी है उसके एक एक बिल का हिसाब आपको गवर्नमेंट को देना है। तो अब वो नहीं चलेगा कि मैंने बिल काटा और फिर बाद में कुछ चेंज करके कुछ और कर दिया, बीच में से 4 लीफ मैंने साफ कर दी, वो सब नहीं होगा। आपको एक एक बिल का हिसाब गवर्नमेंट को हर रिटर्न के साथ देना होगा।
बस इतना। इसके बाद दिस इज मास्टर। मास्टर में कुछ नहीं है, सारे के सारे स्टेट्स, सारे के सारे जो अलग अलग शीट्स के अंदर यूज़ की गई चीज़ें, उनसे एक तरीके से एक रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होके आएगी। तो यही आपकी मास्टर है। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद इसमें वैसे हेल्प भी दिया है उन्होंने, इंस्ट्रक्शंस और कुछ हेल्प भी दी हुई है। उन्होंने बोला है कि 4 तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। आप इसमें अपलोड कर सकते हैं डेटा, यानी कि आप इसमें इंपोर्ट करके अपलोड कर सकते हैं डेटा को। आप 1 बाय 1 इसमें एंटर कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अगर वो सही फॉर्मेट में है तो इस तरीके से आप इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको वैसे ही करना है, आप डायरेक्टली भी इसमें डाल सकते हैं डेटा को। ये हमारे बेसिकली GSTR 1 का लाइव था कि हम किस तरीके से अपनी GSTR 1 बनाएंगे। पहली बनाने के बाद काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा वैसे, और कुछ मुश्किलें भी तभी पता चलेंगी कि हम अभी क्या गड़बड़ कर रहे थे एक्चुअली। तो ये हमारा डिटेल वीडियो था GSTR 1 की यूटिलिटी पे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि GST और बाकी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी हेल्प लेके हम आपके लिए आएंगे। अभी तक हमने सबसे ज़्यादा अपना एम्फेसिस सिर्फ GST पे रखा है, लेकिन आगे और भी प्रैक्टिकल इश्यूज़ और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हम आपके लिए लेके आएंगे। सो सारे न्यू अपडेट्स के लिए और सारे थ्रिल एंड सारे के सारे इनोवेशंस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।